राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सूबे के सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। पार्टियां चुनाव में जिताऊ और मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के जुगत में है। बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए। इनेलो ने कुरुक्षेत्र और हिसार से 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को अपना चेहरा बनाया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस नेता हर रोज जल्द लिस्ट जारी होने का दावा करते हैं, लेकिन उम्मीदवारों का इंतजार रोजाना खिंचता चला जा रहा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के चुनाव लड़ने से उनको कोई ऐतराज तो नहीं है, तो वो चुनाव जरूर लड़े। हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक सीट के लिए मजबूत दावेदार बताया। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में देरी पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की अंतर्कलह को कारण बता दिया है। इसी बीच खबर यह है कि जेजेपी 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। आज बैठक में तय कर लिया गया और बहुत संभव नामों पर भी चर्चा पूरी हो गई है। उन नामों का ऐलान किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन सबसे पुरानी पार्टी जो कि प्रदेश में तमाम समय सत्ता में काबिज रही, वो अभी अपने कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही। एक तरफ हुड्डा साहब कहते हैं कि रोहतक सीट से तो दावेदारी दीपेंद्र की पक्की है, लेकिन बाकी जो 2 बड़े नेता हैं वो चाहें तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है ये हाई कमान के पाले में, हाई कमान को ही तय करना है और नामों की घोषणा जल्द होगी। लेकिन जल्द घोषणा के लिए हर दिन इंतजार ही रह जाता है, वो नतीजे में तब्दील नहीं हो पाता है। बड़ी छोटी क्या होती है, चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने का मेरा इरादा नहीं। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे को खुशी होगी, सीनियर लीडर हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर डर है और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं। अंदर खाते कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का काम करेगी। ना तो भाजपा के पास उम्मीदवार थे, ना कांग्रेस के पास उम्मीदवार है। अगर इनके पास उम्मीदवार होते तो ना तो भाजपा किसी के गले में गिनती बांधती, ऐसे भी 30-35 मिनट पहले किसी को ज्वाइन नहीं कराते। ये नवीन जिंदल जो है, ये लड़ना नहीं चाहता था। इनका घर का परिवार का ये फैसला था कि हम चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उसको ईडी का डर दिखाते। कितनी बार आपके सोशल मीडिया पे, कितनी बार आपके चैनल पे चला है कि नवीन आज ज्वाइन कर रहा है, आज अमित शाह से मिल रहा है, फलाने से मिल रहा है। रोजाना प्रयास लगाए जाते थे और उसकी तरफ से रोजाना सफाई आती थी कि नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, मैं तो अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में व्यस्त हूँ। लेकिन उसको डरा करके ज्वाइन कराया गया और उसको कहा गया कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये तो कांग्रेस में थे, उनको तो वहां से जबरदस्ती ड्रा करके लाया गया। मुझे लगता है कि हुड्डा को ये रोहतक से ना लड़ा जाए, बीजेपी बड़े हुड्डा को रोहतक से ना लड़ा जाए। जहां हुड्डा साहब कहते हैं कि भाई मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का। हां, मेरे सुपुत्र रोहतक से दावेदार हैं। लेकिन तंज कसते हुए अभय चौटाला ने कहा कि भाई बीजेपी वाले कहीं हुड्डा को, यानी भूपेंद्र हुड्डा को ना लड़ा दें रोहतक से चुनाव। एक दूसरे पर मजाकिया अंदाज में तंज तो कसा जा रहा, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको आप देखिए और समझिए। बीजेपी सबसे आगे है टिकट बंटवारे में और टिकटों के नाम की घोषणा में, ऐलान में। उसके साथ ही गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते से एक नाम जरूर आ गया। इनेलो की तरफ से भी 2 नाम जरूर तय कर दिए गए, लेकिन अभी भी ना तो इनेलो और ना ही कांग्रेस पूरी तरह से अपनी कोई सूची शामिल नहीं करा पाई है, सबके सामने नहीं ला पाई है। हां, इस बात का जिक्र जरूर होता है हर दिन कि बस इंतजार करिए,
लिए आज सूची आने ही वाली है। उधर जेजेपी ने आज अपनी बैठक की और जेजेपी ने, जो कि एक नई नवेली पार्टी है, जो कि गठबंधन के बाद गठबंधन टूटने के साथ अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रही, वहां से खबर निकल कर आई कि वो 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी पर भी तंज कसा जा रहा इनेलो और कांग्रेस की तरफ से कि असल में चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ढकोसला है, ये वोट काटने के लिए समर्थन के साथ अंदरूनी गठबंधन के साथ मैदान में उतरे हैं। अब जिन सीटों पर रार है, तकरार है, वो देखिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि रोहतक हाई प्रोफाइल सीट है और मेरे बेटे की वहां पर दावेदारी है, और कल उन्होंने होली मिलन समारोह में लोगों से बहुत भावुक अपील की कि मेरे बेटे का खूब समर्थन करिएगा, लेकिन खुद वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हां, ये जरूर कर रहे हैं कि शैलजा और सुरजेवाला अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि शैलजा और सुरजेवाला क्या वाकई चुनाव लड़ना चाहते हैं? नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस का यह अंतर कलह है, यही दर्शा रहा है कि इनके पास ना तो कैंडिडेट है और एक दूसरे से जो दावेदारी चलती है, इनकी एक जो तकरार चलता है, उस तकरार के चलते एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके उनको उकसा रहे कि आप चुनाव लड़ लीजिए, और अगर वो हार गए तो फिर उनका काम खत्म राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस नेताओं को अपनी हार सामने नजर आ रही है, यह बात कही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है वो बहुत बदतर हो गई है। इधर अभय चौटाला जब प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कहीं रोहतक से उम्मीदवार ना बना दे। इधर नवीन जिंदल को जबरदस्ती बीजेपी में लाया गया। 30-35 मिनट पहले जो बीजेपी में आता है उसको टिकट दे दी गई। इस बात को कहते हुए उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा, लेकिन समीकरणों को अगर आप समझिए तो जहां कुछ सीटें बड़ी हॉट हो चुकी हैं, बहुत हाई प्रोफाइल सीटें हैं, लेकिन वहां पर कैंडिडेट की बात करें तो कांग्रेस के लिए अभी भी कोई कैंडिडेट का नाम तय नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी विडंबना यह कि अभी प्रदेश की तरफ से आला कमान को कोई भी यहां नाम नहीं दिया गया है। चले, हमारे साथ कुछ खास मेहमान उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है विजय कौशिक आपका। दीप कमल सहारण है, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है दीप भाई आपका। मनदीप केसरी है, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है मनदीप केसरी आपका। विजय कौशिक भाई, बीजेपी ने नाम सबके सामने रख दिया, इनेलो ने भी 2 नाम तय कर दिया, गठबंधन में आपने भी आम आदमी पार्टी की सीट को दे दिया कि हां भाई गठबंधन में हमारी एक सीट यहां से होगी। अब जेजेपी ने भी तय कर लिया कि वो 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस ने क्या तय किया है? कुछ भी तय नहीं हो पाया अब तक। देखिए, सबसे पहले नायब सिंह सैनी के बयान का जवाब दे देता हूं। जो कांग्रेस के अंदर अंतरकलह बता रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए उनकी पार्टी के सांसद विधायकों को पीटते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। हरियाणा के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल की राजनीति स्पष्ट रूप से खत्म कर दी और दावा किया गया उनके समर्थकों द्वारा कि देखो हमने विपुल गोयल को मिट्टी में मिला दिया। इसी तरीके से राव इंद्रजीत ने अपने विरोधियों को भाजपा में मिट्टी में मिला दिया, और खुद इनकी पार्टी की हालत इतनी खराब है जो ये कहते हैं कि सिद्धांतवादी पार्टी, पहले हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वही नेता बनता है। भाई, नवीन जिंदल को किस खुशी में आपने 38 सांसद की टिकट दी? अशोक चौहान, जिन पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे, आती उन्हें राज्यसभा सांसद क्यों बना दिया? देखिए, जिन्हें दूसरे के घर में चोरी करनी है, कमाकर नहीं खाना, वो पार्टी अगर ये कहे कि कांग्रेस में अंतर कलह है तो बड़ी दुख की बात है। नायब सैनी जी को इस बात के लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए कि उनकी पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है वो लूटपाट, चोरी डकैती वाला मामला बनता है। सीधे सीधे ऑपरेशन लोटस चलाकर, पैसे का लालच देकर, सीबीआईडी का घर दिखाकर, इस तरह के काम की पार्टी को शोभा नहीं देते, और समय आने पर जनता इनका जवाब देगी। अब बात कांग्रेस की, अगर कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी को भी टिकट दे दे और भूपेंद्र हुड्डा जी को भी टिकट दे दे तो आप जैसे भाई और ये बीजेपी के लोग पेट पकड़ पकड़ कर चिल्लाएंगे, कहेंगे देखो जी परिवारवाद है, बाप को भी टिकट दे दी, बेटे को दे दी। अरे भाई, हुड्डा जी ने कब इनकार किया कि उनका पुत्र दीपेंद्र हुड्डा लड़ने से कहीं पीछे है? अरे भाई, लड़ेगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो डर से थोड़ी ना है किसी से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या गलत कह दिया अगर उन्होंने ये कह दिया कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी लड़ना चाहें सांसद का चुनाव, या शैलजा जी भी लड़ना चाहें, तो उनका भी स्वागत है। भाई, राजनीति में इससे बढ़िया मिसाल और क्या होगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी सबको साथ लेकर चलते हैं। वो ये चाहते हैं कि भी जो भी लड़ना चाहता है वो आए मैदान में, कौन मना कर रहा है। और पार्टी हाईकमान के पास लिस्ट गई हुई है, जल्दी ही फाइनल कर देंगे। हमें बहुत सी चीजों पर विचार करना पड़ रहा है। पूरे देश भर में स्थिति यह है कि कई बार कुछ मामले ऐसे हुए हैं कि बीजेपी को जैसे पता चला कि हम फला व्यक्ति को टिकट देने वाले, अपना उम्मीदवार घोषित करने वाले, जैसे नवीन जिंदल को, तो सीबीआईडी का डर दिखाकर ले गए ना अपनी तरफ और उनको टिकट दे दी बीजेपी में।
भाई कहाँ गए बीजेपी के सिद्धांत? अच्छा विजय भाई ये मानना पड़ेगा कि टैलेंट बहुत है आप में। मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया, बाकी सारे सवालों का जवाब दे दिया आपने। अरे मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने अभी तक तय क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ देखना पड़ता है। भाई बीजेपी ने तो तय कर दिया, बीजेपी ने नाम दे दिए। दूसरी तरफ एक मिनट विजय भाई एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर अपनी बात रखिएगा। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दीपेंद्र के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा को भी टिकट मिल जाए। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं भाई मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूं, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन हो गया आपके बयान में। तीसरी बात कि आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शैलजा और सुरजेवाला लड़ ले, ये बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने कायम कर दी। अरे भाई क्या मिसाल कायम कर दी? एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो लड़ ले, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आला कमान को तय करना है। तो मतलब जब कुछ तय ही नहीं है तो वो तय करना क्या चाहते हैं और कांग्रेस तय क्या कर रही है? जेजेपी ने तय कर लिया, 5 साल पुरानी पार्टी। आप सुनिए ना, उन्होंने एक तय करने की संदर्भ में कही है कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से लिस्ट चली गई है। अब पार्टी हाईकमान को तय करना है कि जो नाम भेजे गए हैं उनमें से किन किन को टिकट देनी है। आप तो सीधी और स्पष्ट बात कह रहे हो। दूसरी बात यह है, उन्होंने खुले दिल से कहा है कि भाई हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं है। अगर लड़ना चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लोकसभा का चुनाव या शैलजा जी लड़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये बात अपनी तरफ से कही है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ साथ पार्टी हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा जी को भी टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दे तो ये बीजेपी हम पर परिवारवाद का रूप लगाएगी, कहेगी देखो जी बेटे को भी टिकट दी और बाप को भी टिकट दी। विजय भाई फिर देखिए फिर फंसने वाली बात आपने कर दी। फिर फंसने वाली बात आपने कि आपने कहा, आपने अभी कहा कि प्रदेश की तरफ से नाम चला गया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम गया, आपकी जानकारी है? क्योंकि आप 2 बार दोहरा चुके हैं कि उनका भी नाम आ सकता है और बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा देगी। भाई वो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। हमारी जानकारी है कि अभी शीर्ष कमान तक नाम गया नहीं है। आप कह रहे हैं कि नाम चला गया है और नाम चलने के साथ साथ आपने 2 बार बोला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी टिकट मिल सकता है। तो क्या मानूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम गया है? कांग्रेस की तरफ से जानकारी आप दे रहे हैं? सुन तो लीजिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा परिवार में से एक लड़ेगा, दीपेंद्र हुड्डा लड़ेगा रोहतक सीट से। तो दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम गया हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक जिले से जिन कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था तो उसमें 2-2, 3-3 लोगों के नाम प्रत्येक लोकसभा सीट से भेज दिए गए पार्टी हाईकमान को। हुड्डा जी ने जो बात कही है वही मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं आपकी पत्रकारिता को नमन करता हूँ कि आप तिल का तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ये देखिए, ये नमन नहीं करना हुआ। मैं तिल का तार नहीं बनाता हूं, मैं क्लियर बात करता हूं। तिल का तार ये नहीं होता है। मैं आपसे सही जानकारी लेना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, तो मुझे तो खुशी होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लड़े, दीपेंद्र हुड्डा भी लड़े, सुरजेवाला भी लड़े, शैलजा भी लड़े, सब लड़े। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों के आपस के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो फिर मेरी पत्रकारिता को नमन करना पड़ेगा भाई। मेरा सवाल यही है, मेरा सीधा सा सवाल था। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं देखिए अभय चौटाला तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न उतार दे। आप अंतरकला की बात कर रहे हैं, वो तो भयंकर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल नेहा जुड़ गई है, नेहा धवन। भाई बीजेपी की रणनीति को भांपने के लिए कांग्रेस को रणनीति बनानी पड़ती है, इसलिए हरियाणा में अभी तक कांग्रेस नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। लेकिन शैलजा और सुरजेवाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़वाना चाहते हैं, दिल की इच्छा है उनकी। और अभय चौटाला कहते हैं बीजेपी कहीं हुड्डा साहब को ही बीजेपी से न लड़ा दे। ये बीजेपी के दिल की इच्छा उनको पता है, अभय चौटाला को नहीं। तो सीधे सीधे कहिए ना क्या नेहा धवन आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए नेहा। मैं कह रही हूँ कि आपके प्रश्न ने ही मेरा उत्तर दे दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी को देखकर जो चुनावी रणनीति है कांग्रेस को अपनी सारी रणनीति बदलनी पड़ती है, ये सच बात। तो कांग्रेस के पास नेतृत्व में लड़ने का जो है कांग्रेस हरियाणा प्रांत में अपनी राजनीति को चलाती आई है। वो शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो एसआर के गुट हो और चाहे वो हुड्डा जी का गुट हो, आज स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो खुद भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये डर, ये भय का माहौल और ये हार का जो डर है, ये केवल और केवल इसी बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 कैंडिडेट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हर लोकसभा क्षेत्र से उतारे गए हैं। अब उनको देखकर इनके जो चारों खाने चित्त होना
कहावत है वो बिल्कुल इन पर सिद्ध बैठ रही है। ना तो आज इनके पास में मोटिवेशन बचा है चुनाव लड़ने का, ना इनके पास में कोई विजन बचा है चुनाव लड़ने का, ना इनके पास में इतना मादा है कि ये चुनाव लड़ पाए, ना इनके पास जन समर्थन है। आप पिछला अकाउंट उठाकर देखिए, 70% वोटिंग 2019 के चुनाव में हुई जो बीजेपी के हक में हुई। 70% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन में मिले। इसलिए मिले क्योंकि केंद्र का नेतृत्व, हमारे पास में एक सशक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के रूप में है। एक बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी देखिएगा 10 की 10 लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में हरियाणा प्रांत की जनता डालने वाली है। और अब जहां तक आपका प्रश्न था कि हुड्डा जी जो है वो एसआर की गुट को चाहते हैं कि वो लड़े, वो चाहते हैं शैलजा भी लड़े, वो चाहते हैं सुरजेवाला भी लड़े, वो चाहते हैं किरण भी लड़े, लेकिन वो और उनका बेटा बिल्कुल साफ छवि के रहे, ताकि क्योंकि उनको हार दिख रही है। उनको पता चल रहा है पहले भी जब जींद का उपचुनाव हुआ था तो बलि का बकरा किसको बनाया गया था? हुड्डा जी ने बलि का बकरा जो है उन्होंने कहा कि उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पता था कि जींद के उपचुनाव में सुरजेवाला की हार होगी, इसीलिए उन्होंने बलि का बकरा बनाया सुरजेवाला जी को। एक बार फिर से वो अपना पत्ता जो है दूसरों का काटना चाहते हैं और अपनी लाइन क्लियर करना चाहते हैं, अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री की बनने की लाइन को क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस लोकसभा में हार का सामना उनके ऑपोजिट जो ग्रुप है उसको करना पड़े, ताकि एसआर के नामक जो गुट का गठन हुआ है उस गुट का ही यहाँ पर खात्मा हो जाए। यही रणनीति इस बार बीजेपी को देखकर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप ने बनाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई है। और ये ठीक है, लेकिन नया एक बात ये भी है ना, कांग्रेस के पास नाम नहीं है समझ में आता, लेकिन अभय चौटाला ने एक बात बहुत सही कही है कि बीजेपी के पास भी 30-35 मिनट पहले जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको शामिल करने की मजबूरी हो गई थी। इसमें तो थोड़ा सा सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। रणनीति सब अपने हिसाब से बनाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, क्या वाकई हुड्डा साहब यहां पर बहुत सधे हुए अंदाज में अपने आप को किनारे कर गए, बेटे को आगे कर गए और उसके बाद सुरजेवाला और शैलजा का नाम प्रस्तावित करके शीर्ष आला कमान को कंफ्यूज कर दिया, या फिर उनको प्रस्ताव दे दिया कि भाई बड़े नेता इनको लड़ाइए और लड़ने के बाद जो नतीजा होगा उसके बाद बहुत कुछ होगा विधानसभा के चुनाव में। ये अपने आप की एक अलग रणनीति है। दीप कमल भाई, इनकी रणनीति आपने समझ ली, जेजेपी ने अपने नाम तय कर लिए, मुझे लगता है कि जल्द ही उसकी घोषणा हो जाएगी। ब्रेकिंग हमने चला दी थी, लेकिन कांग्रेस की ब्रेकिंग नहीं मिल पा रही है। वो कह रहे हैं कि हम तिल का ताड़ बना रहे। अरे भाई, नाम आप नहीं तय कर पा रहे, आपने कहा कि इस नाम की सहमति बन गई है, रोहतक से लड़ेंगे, हमने स्वीकार कर लिया कि दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे, उनकी दावेदारी बनती है। दूसरा, आप कहते हैं कि भाई ये दो नाम है, इनको भी लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि जो असल में फैसला करना है वो आला कमान को करना है? जब आला कमान को ही फैसला करना है तो प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? तो जी इसका जवाब ले लीजिए मुझसे। मैं दीप कमल से, उसके बाद आऊंगा, नहीं आऊंगा। दीप कमल सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की स्टेटमेंट का कर रहे हैं, मैं उनकी जो 40-50 साल की जो राजनीतिक सूझबूझ है उसको यहाँ सवालों में देखता हूँ। हर बड़े चुनाव से पहले किसी भी पार्टी का बड़ा नेता, जिम्मेदार नेता ये कहता है कि मैं हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ और पार्टी का हाईकमांड या पार्टी की जो चुनाव समिति है वो अगर जिम्मेदारी देगी, कोई अवसर देगी तो मैं उसको निभाऊंगा। लेकिन वो साफ साफ पीछे हट रहे हैं और आधार ये कह रहे हैं कि क्योंकि एक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की बातचीत चल रही है, वो लड़ने वाले हैं और मैं तो नेता विपक्ष हूँ, इस वजह से मेरा लड़ने का औचित्य नहीं है। बहुत ही ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे लोगों को इतिहास याद नहीं, विजय कौशिक जी को भी नहीं है और ये सोच रहे हैं हमें भी नहीं है। अभी पिछले ही लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से, क्या तब ये कोई परिवारवाद वाली या ये वाली चिंता नहीं थी कि लोग कहेंगे कि परिवार के दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं? और क्या जब दोनों के दोनों हार गए उसके एक साल बाद ही दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजते वक्त ये बात ध्यान में नहीं आई कि एक ही परिवार से नेता विपक्ष, एक ही परिवार से राज्यसभा में सदस्य है, जब सुलभ मौका मिले तब अपने हाथों में लड्डू और जब मुश्किल लगे चुनाव तब कोई ना कोई बहाना बना लीजिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राजनीति है। और यहाँ तक भी मुझे ध्यान, उन्होंने ही कहा था, मैं यहाँ पे आपके शो में पहले जिक्र भी किया है मैंने, कि दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला से भी वोट मांगा। ये कहा कि मुझे आपके समर्थन की जरूरत है, एक वोट की जरूरत है।
ये तक इस हद तक चले गए दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजने के लिए, और अब चिंता इस बात की जताते हैं कि कहीं हम पर परिवारवाद का आरोप ना लग जाए। खैर, ये ऐसी स्थिति है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके परिवार के लिए कि रोहतक से बाहर कदम नहीं रख सकते, विधानसभा में गढ़ी सांपला किलोई से बाहर कदम नहीं रख सकते। एक बार सोनीपत गए थे, मेरे ख्याल से 2.25 लाख वोटों से हारे पिछली बार। लड़ना चाहिए उनको, लेकिन उस तरीके से लड़ना चाहिए जैसे भजनलाल लड़ते थे करनाल से और फरीदाबाद से, जैसे अजय सिंह चौटाला जी ने लड़ा हिसार से और भिवानी से, जैसे अभय सिंह चौटाला लड़ते हैं कुरुक्षेत्र से, दिग्विजय चौटाला लड़े सोनीपत से। उनको आना चाहिए, कुरुक्षेत्र आना चाहिए, हिसार आना चाहिए, करनाल में लड़ना चाहिए, गुड़गांव फरीदाबाद लड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री बनना है भाई उनको, प्रदेश स्तर के नेता हैं। रोहतक बस थोड़ा सा उससे आगे की सोचनी चाहिए विजय। और दूसरी बात देखिए, दूसरा पहलू विजय जी ने उठाया, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कोई एक या तो ओवर कॉन्फिडेंस में या एक अलग पार्टी दिखने के उसमें अपने 5 जो चेहरे बदले हैं, 10 में से 5, और उनमें से 3 कुरुक्षेत्र में, हिसार में और सिरसा में ऐसे लोगों को टिकट दी है जो कि उनकी पार्टी के सदस्य तक नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव के मौसम में, उस वक्त जब हमें नॉमिनेशन भरने के लिए आज के दिन 40 दिन है, 6 मई तक नॉमिनेशन होने हैं, वोट पड़ने में 60 दिन है, उससे पहले इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि एक अवसर पैदा करती हैं कहीं ना कहीं राजनीति में बाकी लोगों के लिए, कि वो भी ऐसे अति आत्मविश्वास वाली जो पार्टियां हैं या नेता हैं उनको थोड़ा देखें, उनको परखें चुनाव में आने पर। और जहां तक आपने हमारी पार्टी का बीच में जिक्र किया, हमारी पार्टी ने आज ही एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे कि हमें मजबूत 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या 5-6 सीटों पर लड़ना चाहिए, या एक विचार यहां तक भी था कि क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है कि विधानसभा चुनाव पर फोकस किया जाए और लोकसभा चुनाव के बारे में कोई सीमित विचार रखा जाए, उनको किनारे रखते हुए 10 की 10 लोकसभा सीटें और यहां तक कि चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है वहां पर भी पहली बार हरियाणा की कोई क्षेत्रीय पार्टी अपना चुनाव में उम्मीदवार उतार सकती है। ये हमारी पार्टी ने आज चर्चा की है और उसके लिए संभावनाएं तलाशने को कहा है। जो भी परिणाम आए, जैसा भी चुनाव रहे, अगले 2 महीने जननायक जनता पार्टी आपको हमारे बारे में जो धारणाएं लोगों की बन रही है या राजनीतिक लोगों की रही है उसको गलत साबित करके दिखाएगी और एक अच्छा चुनाव मजबूती के साथ हम लड़कर दिखाएंगे। नहीं, आपको शुभेच्छा है दीप कंवल, शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा दीप कंवल, वो ये है कि बीजेपी अति अवसरवादी है और आप अवसर तलाशते रह गए। जब आपको अवसर नहीं मिला तो आज उन पर अति अवसरवादी की बात कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन फिर भी आपने 10 की 10 सीटों पर कम से कम आपने 10 सीटों के लिए अपना दिल खोला, अपनी मजबूती आपने दिखाई। क्या परिणाम होगा ये जनता को तय करना होता है। मैं किसी के दावे पर नहीं जाता, किसी के वादे पर नहीं जाता, नतीजे आने तक तब सबके दावे सुनता हूं, क्योंकि ये आप लोगों का अधिकार होता है अपने आपको, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। भाई बताइए, अब इनेलो का इसमें क्या रुख होगा केसरी साहब, क्योंकि आप बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, आप उसके साथ साथ दूसरी पार्टियों पर तंज कस रहे हैं, लेकिन तंज कसने के साथ आपके पास 2 ही नाम अभी तय हो पाए हैं, उसके अलावा सिर्फ तंज ही कस रहे हैं। भाई कांग्रेस क्या करेगी, हुड्डा साहब को बीजेपी कब लड़ाएगी, क्यों लड़ाएगी, कैसे लड़ाएगी, कहां से लड़ाएगी, ये तो उनको तय करने दीजिए। आपका कुछ तय हुआ मनदीप भाई? जी अतुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले ही साफ कर दिया था कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम मजबूती से लड़ेंगे और एक रणनीति के तहत। देखिए, हमने तो एक पहले नाम अनाउंस किया तो कितनी खलबली राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रीय पार्टियों में मची और आपके मीडिया चैनलों ने दिखाया कि किस प्रकार से एक सीट हॉट सीट कहलाने लगी। और अभी हमने दूसरा नाम अनाउंस किया है, अब उसको भी आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से वो भी दूसरी बड़ी हॉट सीट हरियाणा के अंदर आप कह रहे हैं देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल जो 5 सदस्यीय कमेटी है और वो पूरे प्रदेश का दौरा कर चुकी है, सभी लोकसभा सीटों से उन्होंने अपनी फीडबैक ले ली है और पार्टी हाईकमान को उन्होंने अपना जो भी रिपोर्ट है वो सौंप दी है। बड़ी जल्दी बाकी 8 के 8 नाम भी आपके बीच में होंगे और इसी प्रकार से जैसे अभी तहलका मचा हरियाणा की राजनीति में, वो अभी 2 नाम डिक्लेयर होने पर वो 8 डिक्लेयर होंगे, तो एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने खड़ी होगी। और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि जनता हरियाणा प्रदेश की इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की ओछी राजनीति की वजह से और अपने मतलब अपनापन ना होने की वजह से, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने हरियाणा प्रदेश को हमेशा एक अल्पसंख्यक प्रदेश की तरह देखा है, हमेशा हरियाणा प्रदेश के हितों पे कुठारघात किया है
और अब ये जनता जान चुकी है, हरियाणा प्रदेश की जनता बार बार इनके छलावे में नहीं आएगी। यही कारण मात्र है अतुल जी। देखिए बड़ी साफ बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में जो खासकर सरकार के प्रति रोष है वो साफ देखने को मिल रहा है। कितनी खलबली जो पार्टी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसको 10 में से 6 प्रत्याशी तो इंपोर्ट ही करने पड़े तकरीबन, चाहे अब करे हो चाहे पिछले चुनाव में। मतलब 6 कांग्रेसी 10 में से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कह रही है कि सबसे बड़ी हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। और इनके सर्वे में ये तो साफ हो चुका है, वो तो नेता भी कह चुके हैं कि सर्वे में जो केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे हरियाणा प्रदेश का देखा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में बहुत गहरा रोष है। अब रह जाती है कि विकल्प की बात। ये भी सर्वदलीय सच्चाई है कि भैया कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बजाय लोगों के हितों की बात उठाने के लिए उनके जो मुद्दे थे वो उठाने की बजाय आपस में ही जो जूतम पेजार कांग्रेस हो रही है। और अभी तक जो आपको लगातार बयान दिख रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान सीनियर नेता एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो लड़ लें, और ये स्थिति भ्रम पैदा होता है। तो जनता के मन में बिल्कुल साफ है कि ये दोनों पार्टियां, देखिए भाजपा के तो खिलाफ ही है जनता, लेकिन कांग्रेस भी उनको विकल्प नहीं दे सकती, उनका भला नहीं कर सकती। और इस जो तमाम जो आप देखेंगे चुनावी घटनाक्रम होगा, उसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत विकल्प है। और हरियाणा प्रदेश की जनता, अमनदीप भाई जब आपने कहा ना कि आप लोग मजबूती से लड़ रहे हैं तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। कमजोरी से कौन लड़ रहा है? विजय कौशिक, दीप कमल, नेहा, सब मजबूती से लड़ रहे हैं भाई, कोई कमजोरी से नहीं लड़ रहा है। मेरा सवाल यह है कि आप बीजेपी और कांग्रेस को ही क्या सिर्फ अपनी लड़ाई में शामिल कर रहे हैं? जेजेपी को आप इनकार कर रहे हैं, जेजेपी को आप दरकिनार कर रहे हैं, उनसे लड़ाई नहीं है आपकी? नहीं, जेजेपी आप देखिए अतुल भाई, अभी किसी भी विधानसभा लोकसभा में जाकर के जेजेपी के किसी आप आम इंसान से तो पूछ लिए कि क्या उसको आम नागरिक जो हरियाणा प्रदेश का है वो कहीं चुनाव में उनको मानता है? अभी तक हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया जेजेपी वाले ने कि अभी तक तो ये विचार ही कर रहे हैं कि लड़ना चाहिए चुनाव या नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, विचार कर लिया भाई, विचार कर लिया। आज तो कब जाके विचार हुआ? आज तारीख देखिए, आज आप 26 मार्च हो चुकी है, चुनावों की घोषणा हुए भी 10 दिन हो गए हैं और चुनावों का बिगुल तो 6 महीने पहले से बज रहा है। तो क्या ये लोग, मतलब ये तो वैसे विकल्प में है ही नहीं, और हरियाणा प्रदेश की जनता भी इनको सीरियसली विकल्प नहीं। मैं यही जानना चाहता था। दीप कमल अमनदीप केसरी कह रहे हैं आप लोग विकल्प ही नहीं है भाई। अरे तो कोई बात नहीं। देखिए मैं मेरी पार्टी के साथ अन्याय करूंगा अगर इंडियन नेशनल लोकदल से हमें कुछ सीखना हो या सर्टिफिकेट लेना हो। ये तो हमारी मतलब सीरियसली, मतलब मैं अगर एक बात पूरी आपके 1 घंटे में सीरियस बात कहूं तो वो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल से हमें कोई खतरा या कोई भी बात हम पीछे मुड़कर देखने वाली एक दिन भी जिक्र नहीं होता हमारी किसी छोटी मीटिंग में या बड़ी मीटिंग में। मैं आपको बहुत सीरियसली ये कह रहा हूं, मैंने पार्टी की छोटे से बड़े तक की सभी मीटिंग अटेंड की है। एक दिन भी कभी इस बात की चिंता नहीं होती कि ये पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ना हम जिक्र करते। और आज तक हमारी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से अगर आप ढूंढे पिछले 3-4 साल में शुरुआत करके हमने कभी नहीं कहा, कभी कोई जिक्र नहीं करते हम इनेलो का। आज अगर मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में कहते वक्त मैंने तारीफ की अभय सिंह चौटाला की कि उन्होंने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा, और आज भी वो कह रहे हैं चुनाव लड़ने की। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2 घोषित उम्मीदवार की कोई लेटर हेड हो, अगर आपने देखा हो इंडियन नेशनल लोकदल का 2 उम्मीदवारों वाला, तो वो अब तक आ जाना चाहिए था। अच्छी बात है, पहले नाम घोषित किए हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ मान लो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तो एक और नॉन सीरियसनेस की बात हो गई कि पार्टी के नाम अनाउंस हो गए हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उनकी कोई लिस्ट नहीं आई है अब तक। मैं बता ये इस लेवल पर पार्टी है कि अमनदीप भाई देखिए, एक लाइन में दीप कमल ये कह रहे हैं ना, दीप कमल का ये कहना है एक लाइन में कि आप उनको चुनाव में सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो आपको राजनीति में ही सीरियस नहीं लेते हैं। नहीं, वो तो हरियाणा सुना है कभी? वो हरियाणा भाई आपने कभी सुना है किसी भी पार्टी में कोई कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया हो और उसको घोषित नहीं किया हो, उसका जो एक जारी होता है? बताइए अमनदीप, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा विजय कौशिक के पास। कभी देखा हो तो बताओ कहीं किसी भी पार्टी में आज तक? देखिए पता क्या होती है, एंड टाइम पे घोषित की जाती है, लेकिन ये मन का जब में आता है कि श्याम सिंह राणा ने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसी पार्टी चलती है, चलने दो, क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनो, पता है क्या, मेरे दीप कमल भाई ना बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का तरीका है ना, कि भाई वहां एक ऑफिस में बैठेंगे, जनता की बात नहीं है, ग्राउंड पे नहीं जाएंगे,
कि एक एसी कमरे में जाकर बैठेंगे, 4 आदमी बैठेंगे, एक लेटर पैड छाप देंगे, उस पे फिर लिख देंगे। अरे सुन ले, आप जवाब सुन लीजिए। अब अरे अतुल प्रताप जी, अब जवाब सुन, मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर भारतीय, मैं बता रहा हूँ ना, सीरियसनेस, अरे सीरियस, अरे भैया कोई बात नहीं, 1 मिनट बाद जवाब सुनो, सीरियसनेस की बात सुनो। जो बातें आप कह रहे हो ना कि औपचारिकता लेटर पैड छापें तभी उम्मीदवार मान सकते हैं, कि आज की तारीख के अंदर वडोदरा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किया है। उनके उम्मीदवार छोड़ करके भाग रहे हैं जो खुद प्रधानमंत्री की सीट है। तो आपका मतलब तो ये हो गया कि वही लड़ेगा जो खुद। नहीं, अरे कमाल है, आपने कहा कि लेटर पैड में, आपके कहने से नहीं होगा, ये जनता डिसाइड करेगी, ये जनता डिसाइड करेगी। पार्टी की तरह नॉन सीरियस है। अरे ये जनता डिसाइड करेगी, आप और मैं नहीं, ये जनता डिसाइड करेगी। एक आदमी यहाँ अनाउंस कर रहा है, एक आदमी वहां, कोई बात नहीं है। आप वहीं से पैदा हुए हो, आप तंत्र ना भी अपनाएं। लोग, ये कोई तरीका नहीं है कि भाई लेटर पैड छपेगा और अंदर हम एसी कमरे में बैठेंगे, 4 आदमी कहेंगे बहुत घोषित हो गई, ऐसे नहीं हो गई क्या ऐसे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, ये अतुल भाई करेंगे इसकी। अरे भाई, जब शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं हुई है? किस तारीख? कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी जो 5 कमेटी सदस्य थी, जो लोकसभा चुनाव के जिन्होंने कैंडिडेट चुनने थे, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप छोड़ चुके हैं प्रेस की जॉब ना, अभी आप एक पार्टी विशेष का जुड़े। सारे प्रेस नोट आते हैं, नहीं तो मैं देख लेता हूं आया कि नहीं आया। अरे जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर 16 मार्च, एग्जैक्टली 16 मार्च, श्याम सिंह राणा ने एक जगह अनाउंस किया था कुरुक्षेत्र में। श्याम सिंह राणा नहीं किया भाई, आप गलत है, आप गलत है। नहीं किया, मुझे पता है। अरे आप गलत है, आपको मैं चैलेंज करता हूँ। प्रकाश भारती ने अनाउंस किया, जो हमारी कमेटी का चेयरमैन है, जाट धर्मशाला के अंदर नहीं। अरे तो मेंबर है, वो होंगे, ये थोड़ी है कि भाई उन्हीं के नाम से स्टेटमेंट आई है श्याम सिंह चेयरमैन के। अरे भाई, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो है सारे सोशल मीडिया पे, आप अपना जरा ध्यान देखिए। आप पार्टी के साथ ज्यादा ही जुड़ चुके हैं, ये बिल्कुल सरासर बात है। और अतुल जी, मैं चाहूंगा कि भाई ये कम से कम गलत तथ्यों में तो आप न्याय करें। नहीं, मैं बिल्कुल गलत तथ्य में ना पढ़ता हूँ, ना पढ़ने देता हूँ। कई बार आप लोग डालने की कोशिश करते हैं, फिर भी मैं नहीं करता हूँ। चलिए मान लिया आपने लेटर अभी जारी नहीं किया है, लेकिन 2 नाम आपने ऐलान कर दिया है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो था, मेरा जो मूल प्रश्न था कि अगर आप उनको चुनाव में सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो वो आपकी राजनीति को ही सीरियस नहीं ले रहे हैं। इसलिए सीरियसनेस को आपको समझना पड़ेगा। बहरहाल एक बार फिर से विजय कौशिक के पास, अरे अस्तित्व नहीं प्रदेश की जनता में बना, आपके ठीक है वो भाई आपके नहीं, मैं देखिए, मैं किसी को भी खारिज नहीं करता हूं। मैं अमनदीप को भी उतना ही स्वीकार करता हूं, मैं दीप कमल को भी उतना ही स्वीकार करता हूं। मैंने पहले ही कोट कर दिया था, जो भी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, मैं उनकी बात खुलकर, खुले दिल से, खुले मन से सुनता हूं, अपनी बात भी खुले मन से कहता हूं, ताकि जब चुनाव हो तो चुनाव के नतीजे वाले दिन तक उनके दावे मैं सुन सकूं, और उसके बाद वो मुझे सुने। मैं भरपूर सुनाऊंगा फिर चैनल। हाँ, आपके चैनल ने 16 तारीख को बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने बिल्कुल दिखाया, बिल्कुल मैं उस बात से खारिज नहीं कर रहा हूं। वो लेटर पैड में थोड़ा सा फंसा दिया, वो लेटर पैड छपवा लीजिएगा। नहीं, लेटर पैड जो होता है ना, मैंने बताया कि वो जो 5 स्टार पार्टियों के लेटर पैड होते हैं, अच्छा, हमारी पार्टी ग्राउंड पे रहती है, और लेटर पैड मैंने बताया कि वडोदरा का लेटर पैड छप गया। क्या दीप कमल जी मानते हैं कि उन्हीं को? अरे भाई, लेटर पैड चाहे 5 स्टार वाले हो, चाहे 3 स्टार वाले हो, या 1 स्टार वाले हो, सबको लेटर पैड पे लिखना पड़ता है कि हाँ भाई ये कैंडिडेट हमने घोषित कर दिया। अभी तक आपने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि आपने तय कर लिया है। आपने दो सीटों के लिए नाम ऐलान कर दिया है, और उससे हॉट सीट के तौर पर वो सीटें उभर गई। 10 सेकंड में, बहुत जल्दी से, लेकिन 10 सेकंड। जननायक जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा में अपने लेटर पैड में शाहबाद मारकंडा से जिस पूर्व विधायक का नाम दिया था, उसको टिकट नहीं दिया, और जिसका नाम ही नहीं लेटर पैड में नहीं था, उसको सिंबल दे दिया था। ये बातें कर रहे हैं लेटर पैड की। अरे भैया, आप औपचारिकता और लीगल तरीके की बातें करिए, ये तो बिल्कुल वाहियात। ठीक बात है। नहीं, लेटर पैड में ठीक बात है। अब जरा सेकंड मुझे भी दे दीजिए। दीप कमल, इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी मुहिम, पूरा का पूरा मकसद, जैसे इस डिबेट में वैसे ही चुनाव में, एक जगह पर सिर्फ ये रहेगा कि जेजेपी के वोट कैसे कम किए जाए, जेजेपी का रास्ता मुश्किल कैसे किया जाए। यहां तक इनकी राजनीति सीमित हो गई है। आप तो लड़ी नहीं रहे, 2 महीने में आप देख लेना, आपके वोट कम क्या करेंगे। अब ये राजनीति नहीं, ये रणनीति का हिस्सा होता है। इससे तो आपको निपटना पड़ेगा दीप कमल, आपकी पार्टी को निपटना पड़ेगा, क्योंकि नेलो भी कह रही है कि आप भी मैदान में उतरे हैं वोट कटवा के तौर पर। बहरहाल विजय कौशिक से मेरा सवाल है। विजय कौशिक भाई, जब मैंने आपसे पहला सवाल लिया था तो आप मुझे महाराष्ट्र तक ले गए थे, बहुत सारे मुद्दे आपने गिना दिए,
आपने जूतम पैजार का भी जिक्र किया था, मुझे होली मिलन का वो फरीदाबाद वाला दृश्य भी याद आया। बीजेपी को आप याद रखते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों का मैं याद रखूं, आप चारों लोगों का मैं याद रखूं। तो जो होली मिलन में मिलन हो रहा था ना, और जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो बनारस में तो मैंने सुना है कि होली में होता है। बनारस का अल्हड़पना जो है, बनारस का जो फक्कड़पना है, वहां पर कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल भी होता है और लोग उसको खुले मन से स्वीकार करते हैं। लेकिन यहां पर मैंने नहीं सुना है कि ऐसा होता है। ये कैसा मिलन था कि एक तरफ हुड्डा साहब होली मिलन कर रहे हैं रोहतक में और कह रहे हैं कि भाई पूरे मन से मेरे बेटे का साथ देना, और फरीदाबाद में जब होली मिलन हो रहा है तो वहां पर गजब का मिलन हो रहा है। आप बीजेपी के जूतम पैजार पे लगे हुए हैं। अरे भाई, जब आपके नेता खुलकर आ नहीं रहे कहने कि हमें भी लड़ाओ, सुरजेवाला साहब बड़े वकील हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, वो जब चाहे राहुल गांधी से कह सकते हैं भाई मैं लड़ना चाहता हूं, इस सीट पर मुझे आप कैंडिडेट बना दो। हुड्डा साहब पैरवी क्यों कर रहे हैं? शैलजा जी भी खुलकर कह सकती हैं, इतनी अनुभवी 58 साल के अगर हम चुनावों को देखें लोकसभा के, उसमें से 6 सांसदों में सबसे लंबा उनका एक कार्यकाल हम मान सकते हैं, वो अपनी बात खुलकर कह सकती हैं प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से। हुड्डा साहब पैरवी क्यों कर रहे हैं? सवाल इस बात का है ना कि आप पैरवी करिए, लेकिन अपने आप को अलग करके उनके लिए पैरवी करेंगे जो कहते ही नहीं है कि मैं लड़ूंगा। नहीं अतुल भाई, हुड्डा जी ने किसी की पैरवी नहीं की। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उन्होंने कहा कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़े, कोई ऐतराज नहीं है, हम उनके साथ। मैं यही तो कह रहा हूं ना विजय भाई, अगर वो लड़ना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि अगर वो लड़े? अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए, पहले पार्टी ने तय किया था पार्टी हाईकमान द्वारा कि जितने भी पार्टी के सीनियर नेता हैं, चाहे वो सुरजेवाला जी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे जितने भी नेता हैं, चाहे राजस्थान में है अशोक गहलोत जी, कोई भी है, सबको लोकसभा लड़ाया जाए। उसमें सबने अपने अपने पक्ष रखे हैं। उनमें से पार्टी कुछ चेहरों को उतार रही है, कुछ को नहीं उतार रही। तो सवाल यह है कि अगर हुड्डा जी से पूछा जाएगा कि भाई शैलजा जी या उनके लिए, तो हुड्डा जी क्या जवाब देंगे? उन्होंने एक सीनियर नेता के तौर पर जो जवाब देना चाहिए वही दिया कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है, हम उनके साथ हैं। कितनी अच्छी बात है। जहां तक जूत बाजार की बात, ये एक होली मिलन कार्यक्रम था, और देखिए झगड़े होली पर ही हो जाते हैं, कई बार मतभेद हो जाते हैं। पार्टी के नेताओं को जैसी पता चला इस मामले को आपस में मिल बैठकर सुलझा दिया गया, कह दिया गया भाई आपस में मत लड़िए, इस तरह की बातें पब्लिक के बीच में नहीं होनी चाहिए। और बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ व्यक्तित्ववाद नहीं है, भाईचारा है। मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ कोई किसी की राजनीति को तो खत्म नहीं कर सकता ना। क्या शैलजा जी किसी की राजनीति को खत्म कर पाए? क्या सुरजेवाला जी किसी की राजनीति को खत्म कर पाए? क्या हुड्डा जी किसी की राजनीति को खत्म कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन भाजपा में क्या है, कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल की राजनीति को खत्म कर दिया और खुल्लम खुल्ला किया है कि भाई टिकट नहीं लेने देंगे और कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वही उनके साथ हुआ, ऐसी गुड़गांव में हुआ, ऐसी और जिलों में हुआ। कम से कम आप ये देखिए, हमारी पार्टी सबसे बेहतर और सबसे अच्छी पार्टी है। ये जो इन्होंने के प्रवक्ता बैठे ना, इनको तो बेचारों को यही नहीं मालूम कल ये परिवार हो गया तो इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि इन्हें एक होने में देर नहीं। ये तो सीबीआई ईडी के डर से पता नहीं अलग अलग लड़ रहे हैं। और जज्बा तो बीटी में बीजेपी की आज भी, भाई जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत पाई, वो बीजेपी के साथ मिलकर उसने हरियाणा को लूटा। जो शराब बेची गई कोरोना पीरियड में, सरकारी शराब, उसे जांच का क्या हुआ? बीजेपी आज तक नहीं बता पाई। हकीकत ये है, इनकी पूरी फाइलें बना रखी है। इनसे पहले तो गंदे काम कराए गए, खूब लूट मचवाई गई। आज इनकी पार्टी के पास जो पैसा है वो कहां से आया है, पूरे हरियाणा की जनता को मालूम है। आज ये लोग बगला भगत की तरह अपने आप को बड़ा संत कह रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सबकी पोल खुलेगी। जैसे लोग पहले जेलों में गए, फिर से जाएंगे, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। हरियाणा को लूट कर बर्बाद इन्होंने किया। हुड्डा जी ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया, बीजेपी ने हरियाणा को हुड्डा जी के खिलाफ 5-5 सीबीआई की जांच क्यों चल रही है? 5-5 सीबीआई इंक्वायरी क्यों चल रही है हुड्डा साहब के खिलाफ? फिर मैं बताता हूँ आपको। नहीं, हर हफ्ते सीबीआई की अदालत में क्यों जाते हैं हुड्डा साहब? फिर अरे भाई साहब, ये तो कभी मोदी जी भी जाया करते थे, फिर मोदी जी आज अपने आप को ईमानदार कैसे कहते हैं, बताइए? तो हुड्डा साहब आपके हिसाब से ईमानदार है? सुनिए ना, कांग्रेस नेताओं के ऊपर क्या आरोप नहीं लगे? हमारे राजीव गांधी जी पर बोफोर्स स्टॉक घोटाले का आरोप लगा, क्या रिजल्ट रहा? सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्लियर हुआ और राजीव गांधी जी निर्दोष साबित हुए। इसी तरीके से 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का हम पर आरोप लगा, सारा क्लियर हुआ सुप्रीम कोर्ट तक। 2G स्पेक्ट्रम का जो हम पर आरोप लगा, हमारे कांग्रेस के हर नेता बिल्कुल पास साबित हुए।
अच्छा कौशिक साहब एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर नेहा बहन के पास जाऊं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने तय किया था कि जो बड़े नेता हैं वो लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में सब साफ हो गया, कह कि भैया हम नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी तक कह रही हम नहीं लड़ेंगे। तो क्यों लड़ाने पर उतारू हैं हुड्डा साहब शैलजा को और सुरजेवाला को? उनको क्यों बलि का बकरा बना रहे फिर? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि क्या हुड्डा जी के कहने से सुरजेवाला जी लड़ने के लिए तैयार है क्या? कोई किसी के कहने से नहीं लड़ता। मतलब मतभेद है ना, मतलब आप मान रहे हैं कि मतभेद है, उनके कहने से वो नहीं लड़ेंगे? कोई मतभेद नहीं है। अरे अभी आपने कहा कि उनके कहने से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अगर मान लीजिए सब एक होते तो वो कह रहे हैं, वो पेशकश कर रहे हैं नाम का, वो प्रस्ताव दे देंगे, शीर्ष कमान उसको मान लेगा। शीर्ष कमान तो पहले से ही कह रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो लड़े। अतुल भाई कोई पेशकश नहीं की। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भी सुरजेवाला और शैलजा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं कहूंगा उनका स्वागत उन्हें लड़ना चाहिए। कौशिक भाई आप ही ने अभी कहा था कि नाम दे दिए गए हैं, तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, हुड्डा साहब को छोड़कर क्या इन दोनों के नाम दिए गए हैं? देखिए मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अभी जो लिस्ट गई हुई है उनमें नाम नहीं है, क्योंकि जो पार्टी जो जिसका नाम, ये गजब की बात आपने की, इसको तिल का ताड़ कहना नहीं करेंगे? मतलब जिनका नाम ही नहीं गया हुड्डा साहब उनके नाम का जो है प्रस्ताव दे रहे हैं। भाई जिनका नाम गया उनके नाम का प्रस्ताव देना, सहमति उस पर बने। अतुल भाई पहले एक सीधी बात समझ लीजिए, हरियाणा कांग्रेस जो नाम भेज रही है, सुनिए ना, और जो पार्टी हाईकमान जो डिसीजन ले रही है, दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ से जो नाम गए हैं, अगर पार्टी हाईकमान अपनी नाम जोड़ दे तो मानी जाएगी वो चीज। आप इस बात को समझ लीजिए पहले, क्लियर? अच्छा मैं समझ गया, मैं वही समझना चाह रहा था। आप देखिए लगभग 40 मिनट के आसपास मुझे आप समझा पाए, मैं समझ गया। देखिए नेहा, आपको समझना पड़ेगा, नाम गए हैं कांग्रेस की तरफ से और 2 नाम प्रस्तावित कर रहे हैं हुड्डा साहब। वो कह रहे हैं कि भाई शैलजा सुरजेवाला भी लड़े तो बहुत अच्छा है, और आलाकमान तो चाहता ही था कि बड़े नेता लड़े, अलग अलग प्रदेशों में बड़े नेता लोकसभा में जाकर लड़े। गलत क्या है? जी सबसे पहले तो मुझे विजय कौशिक जी की आवाज बिल्कुल भी क्लियर समझ में नहीं आ रही। जो कुछ शब्द मेरे कान में पड़ रहे थे उसका कलेक्टिव जवाब मैं दूंगी, और एक नीलकमल जी की आवाज मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। बोलिए नेहा, आपकी आवाज आ रही है। विजय भाई रुक जाइए। हाँ मैं विजय भाई की बात का जवाब दूंगी अतुल जी। देखिए आज अचानक से हुड्डा जी को ये सपना कहाँ से आया या ये चिंता कहाँ से आई? पहले तो वो चिंता अपनी खुद की राजनीति को चलाने में कर रहे थे, फिर अपने बेटे की राजनीति जो है बनाने में उनकी चिंता थी। अब अचानक से उन्होंने अपनी चिंता छोड़ दी, अपने बेटे की राजनीति चिंता छोड़ दी, और अचानक से सुरजेवाला जी और शैलजा जी, किरण जी, इनकी चिंता करने लगे। ये अचानक से प्रेम, इतना प्यार कैसे जाग गया? दूसरी बात जो है, आज ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। कभी तो वो 4 डिप्टी सीएम अलग अलग जातियों से बनाने की बात करते हैं, कभी वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि वो खुद सक्षम है अपनी बात रखने के। जैसा कि अतुल जी आपने बोला, वो शीर्ष नेतृत्व से शायद दिन में 2 बार बात करते होंगे, 4 बार बात करते होंगे। क्या वो अपने चुनाव लड़ने की बात को शीर्ष नेतृत्व के सामने नहीं रख सकते? इसके लिए सिफारिश हुड्डा जी को करनी पड़ेगी। यहाँ भी हुड्डा जी क्रेडिट लेंगे, सब जगह हुड्डा जी क्रेडिट लेंगे या हरियाणा प्रांत में केवल कांग्रेस जो है वो हुड्डा जी करके रह गई है क्या? दूसरी बात देखिए, किस बिना पर 10 की 10 सीटों पर ये लड़ेंगे। एक बार अतुल जी मैं छोटा सा एक डाटा पेश करना चाहती हूँ, जिससे जनता की भी आंखें खुलेंगी और इन सब प्रवक्ताओं की भी आंखें खुलेंगी। 2019 के चुनाव में अंबाला में 71.10% वोट बीजेपी ने लिया, अपनी नीतियों की बदौलत, अपने कामों की बदौलत, केंद्र में और प्रांत के कामों की बदौलत। कुरुक्षेत्र में 74.29%, 74.29%, सिरसा में 75.99%, हिसार में 72.43%, करनाल में 68.35% लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट बता रही। सोनीपत 71.02%, रोहतक 70.52%, भिवानी 70.48%, महेंद्रगढ़ और भिवानी महेंद्रगढ़ में 70.48%, गुरुग्राम में 67.33%, 67.33%, फरीदाबाद में 64.10%। मुझे एक बात बताइए, जब हमारी परफॉर्मेंस अबव 65 चल रही है हर जगह,
70% डिस्टिंक्शन आती है सर। 70% में अगर आप कहीं भी BA पास करी हो, MA पास की हो, 12th पास की हो, डिस्टिंक्शन में हमारे कैंडिडेट पास हो रहे हैं। आप किस बिना पर 10 की 10 सीटों पर INLD लड़ने की बात करती है, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस जीत की बात करती है, या अब बीजेपी भी बात करती है? ये तो अन्याय हो जाएगा ना। आप क्या कह रही है कौशिक भाई? दीप कमल और अमनदीप ये कहे कि नहीं भाई हम हार रहे हैं, हम 10 की 10 सीट पर नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है राजनीति में। देखिए, सबको दावा करने का अधिकार होता है, और जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े जनता पलट भी देती है। कई बार वो बदल जाते हैं आंकड़े। आपके पास अच्छे आंकड़े थे, अच्छी बात है, लेकिन वो आंकड़े बरकरार रहे और अच्छी बात होगी। नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी अच्छी बात होगी, लेकिन दावा करने का सबको अधिकार है भाई। कोई ये तो नहीं कहेगा ना, विजय भाई ये थोड़ी नहीं कहने आए हैं कि मैं हार रहा हूं, मेरे पास 10 कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता। बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ अतुल जी, बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन जनता चुनाव में दिखेगा। बात और कहना चाहूंगी अतुल जी, जब भी INLD के प्रवक्ता, पिछली कितनी डिबेट्स में मैं देख रही हूँ, जब भी INLD के प्रवक्ता बोलने लगते हैं तो उनके पास में केवल एक नाम रहता है, चौटाला साहब का। उसके अलावा उनके पास में एक नेता नहीं है कहीं पर लड़ने के लिए, चाहे पेपर पर हो चाहे पेपर पर ना हो। लेकिन उनके अलावा एक भी वरिष्ठ नेता उनके पास में नहीं है जिसका नाम वो ले सकते। अरे भाई, उनके पार्टी के नेता हैं तो उनका नाम नहीं लेंगे तो क्या मोदी जी का नाम लेंगे? भाई उनके पार्टी के नेता है, उनके पार्टी के नेता के नेतृत्व में बाकी लोग लड़ रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? बहरहाल नेहा अब रोक रहा हूं आपको, नेहा अब आपको रोक रहा हूं, अब समय थोड़ा कम है, समय की पाबंदी है। दीप कमल भाई देखिए, बहुत मोटा अगर लब्बोलू आप निकालें तो बीजेपी कह रही है कि हमारा पिछला वोट बैंक और इस बार का जो वोट बैंक होगा, वोट प्रतिशत होगा, जो प्रतिशत में अगर कन्वर्ट होता है तो हम बहुत आगे हैं। आपकी लड़ाई इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है और कड़ी हो जाती है क्योंकि एक नई पार्टी के तौर पे हैं। आते ही विधानसभा में आप सत्ता में आ गए, लोकसभा आते आते आप अलग हुए हैं या अलग कर दिया गया। अब आपको अपने आप को साबित भी करना है कि आप सहारा लेकर ही आगे बढ़ेंगे या अकेले आगे बढ़ने में सक्षम हैं। तो यह सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए, आप इनेलो को सीरियस लें या ना लें, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों दल हैं, बड़े दल हैं, उनके पास पुराने नेता हैं, आपके पास पुराने और नए नेताओं का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो अनुभव नहीं है, वो जनता के बीच में छाप नहीं है लोकसभा के हिसाब से। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी के लिए थोड़ा सा चुनौती वाला वर्ष है। पिछला जो चुनाव था वो भी चुनौती वाला था, लेकिन इस बात के साथ मैं इसको जोड़ूंगा जो अभी नेहा जी कह रही थी कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उनको 70% वोट आए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इनकी पार्टी के पास 58% वोट थे कुल मिलाकर पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में, लेकिन उसी के साथ अगली सच्चाई ये है कि 4 महीने बाद वो घटकर 36% रह गए थे। 22% सीधा घट गए थे, 58 से 36%, और हमारी पार्टी के पास 5% वोट आए थे, जो अगले चुनाव में यानी 4 महीने बाद ही बढ़कर 16% हो गए थे। 11% हमारी पार्टी के वोट बढ़ गए थे। लेकिन उसके साथ साथ और दूसरे पहलू हैं, दूसरे राज्यों का इतिहास भी है। हरियाणा के भी अलग अलग अवसर रहे हैं। एक धड़े ने 85 जो सीटें हैं वो भी जीती हैं और अगले चुनाव में हार गया है। लेकिन पूरी सारी स्थितियों के बीच में जो आप एक शब्द कह रहे थे कि अवसरवादी पार्टी, मैं तो मानता हूं कि राजनीति में हर पार्टी अवसरवादी होती है, और राजनीति के लोगों के लिए धर्म, जाति, परिवार सब कुछ क्या, राजनीति के ऊपर कुछ नहीं होता है, उनको जीत चाहिए होती है। जैसे मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जिक्र कर रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अगर आसान जीत कहीं जिला परिषद के चुनाव में, सरपंची में मिलती दिखाई दे रही होगी ना, वहां पर भी चाहेंगे कि कोई हुड्डा चला जाए, कोई उनका नजदीकी चला जाए। लेकिन जहां चुनौती दिखेगी वहां सबसे बड़ा भागने वाला परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। जहां जीत होगी, सेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम का बनेगा कांग्रेस पार्टी में, और जहां हार होगी, ऐसे गायब होते हैं बाप बेटा दोनों के दोनों, ऐसे गायब होते हैं हार होते ही कि जैसे ये तो सामूहिक जिम्मेदारी है, नेतृत्व की जिम्मेदारी है, संगठन की हार है या किसकी जीत है, क्या हुआ पता नहीं। ये जानते हैं कौशिक जी अच्छे से, जीतते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं और हारते हैं तो कांग्रेस पार्टी हारती है हरियाणा में। यह सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा धोखा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। कहीं पर आप कहेंगे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला फंस जाए, अब यहां तक उनको राज्यसभा तो बनने नहीं दिया आपने, उसके लिए तो उनको राजस्थान जाना पड़ा है। कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी, उनको हटाकर आपने उदय भान को बना दिया, अपने जो कठपुतली है उनके। शर्म आ रही है थोड़ी सी विजय कौशिक जी आपको? सारी कांग्रेस को खा गए, अशोक तंवर को खा गए, कुमारी शैलजा को खा गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला को खा गए, बंसीलाल के परिवार को खा गए, बंसीलाल के परिवार को खा गए। थोड़ी तो शर्म करो। राजनीति क्या होगी? आप अपने कार्यकर्ताओं को खा गए, आप अपने नेताओं को खा गए। इसका नाम
और बीजेपी के पास ठीक है, अब जरा दोनों लोग को रोक रहा हूं, समय नहीं है। अमनदीप केसरी, 1 मिनट का समय, बहुत जल्दी से वाइंड अप, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहिए। सिर्फ इतना कि भाई सब अपनी अपनी रणनीति के साथ आएंगे। आप कह रहे हैं कि 2 नाम देकर चौंका दिया है, 8 जब आएंगे तो तहलका मचा देंगे, ऐसा है क्या? जी अतुल जी, देखिए मेरी साथी प्रवक्ता बड़ी बहन भारतीय जनता पार्टी की, और वो जिस तरह से परसेंटेज गिनवा रही थी, व्यवहारिक बात यह है कि चाहे कोई इम्तिहान हो, जैसे वो डिस्टिंक्शन की बात कर रही थी, या चुनाव हो, आप एक इम्तिहान में डिस्टिंक्शन लेकर पूरी जिंदगी ये नहीं कह सकते कि दोबारा इम्तिहान नहीं दूंगा कि मेरे तो तब डिस्टिंक्शन आ गई थी। हर बार आपको इम्तिहान देना पड़ता है और वहीं 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर कहीं डिस्टिंक्शन आई थी वो अतीत की बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं है। अरे भाई, इतनी हंसी आती है अतुल जी, कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे। आपने देखा ना कि किस प्रकार से 2-2 मिनट पहले भी, 35 मिनट तो बहुत दूर की बात है, वो डिक्लेयर पहले हो गया तो उसके बाद फोन आया कि भाई इनको फटाफट से पट्टा भी पहना दो और वही पार्टी के अंदर तो वो करें। और अगर इतना कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी इतना थी और इतने ज्यादा डिस्टिंक्शन आ रहे हैं, तो भैया इतना ज्यादा फेरबदल क्यों हुआ हरियाणा प्रदेश की सरकार में? नहीं, फेरबदल अमनदीप होता रहता है, हर पार्टी करती है। और लेकिन बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर कभी आपका डिस्टिंक्शन आ जाए तो ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा आपको चुनाव में नहीं जाना है, फिर से परीक्षा नहीं देनी है। इनेलो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 20 साल हो गए डिस्टिंक्शन लाए हुए, कभी इनेलो के पास इतने नंबर होते थे कि वो सबसे आगे रहती थी। अब देखिए 20 साल हो गए, उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। ये भी उनकी लड़ाई और वो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है कि वो लड़ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया नेहा आपका, विजय कौशिक आपका, दीप कमल आपका और अमनदीप आपका। तो मौजूदा दौर में जहां कांग्रेस अभी भी असमंजस उहापोह की स्थिति में है कि नाम क्या होगा, उस बीच में नाम 2 प्रस्तावित कर दिए हुड्डा साहब ने, यह कहते हुए कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, ये लड़ते हैं तो स्वागत है। बाकी पार्टियों को मौका मिल गया कि देखिए अभी भी अंतर्कलह बरकरार है और इसमें ही हमारे पास पूरा अवसर है।